हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है, जिस सीरीज़ में हम इम्पॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी के। तो आज उसी सीरीज़ में हम ज्योग्राफी की बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ कवर करने वाले हैं। ये प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये जो चैप्टर है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, हमारे पूरे सिलेबस का। क्योंकि जब मैं ये वीडियोस बना रहा था तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर मुझे किसी चैप्टर से मिले हैं, ठीक है, वो है आपका यही चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से मेरे को मिले 5 मार्क्स के। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप करने की मत सोचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं, एज वेल एज मैंने मैप को भी, इसमें 2 मैप्स भी रखे हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए ज्योग्राफी के तो आप हमारे टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये चैप्टर, ठीक है, मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड तरीके से, ठीक है, हर एक एग्रीकल्चर हर कुछ, ठीक है, अच्छे से समझा रखा है अपनी एक प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, जिसमें मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बना रखी है वीडियो। तो आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो, और उस वीडियो के बाद आपको कोई सी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी हमारी एक सीरीज़ बन रखी है, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तीनों के सारे चैप्टर्स, ठीक है, कवर कर रखे हैं। और हर चैप्टर के मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बता रखे हैं। तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वे ऑफ लाइफ ऑफ नोमैडिक हर्डर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, और डिफाइन द टर्म नोमैडिक हर्डिंग, एक्सप्लेन इट्स एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद या फिर एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ नोमैडिक हर्डिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो है ना सबसे पुरानी एक्टिविटी है, ठीक है। और नोमैडिक हर्डिंग का मतलब मैं बता दूं आपको, लिटरल मीनिंग इसका मतलब होता है खाना बदोश, ठीक है। तो खाना बदोश लोग वो होते हैं जो अपने सिर्फ लिवलीहुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, किनके साथ, एनिमल्स के साथ, ठीक है। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल नोमैडिक हर्डर्स, ठीक है, जो अभी हम ये जिसको हम इस क्वेश्चन में कवर करेंगे, और दूसरे होते हैं लिव स्टॉक कमर्शियल लाइफ स्टॉक हर्डर्स, ठीक है। और उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं। तो ये जो है ना एक बेसिकली एक बहुत ही प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है, ठीक है, मतलब बहुत ही पुराने ज़माने की, ठीक है, आदिम जो कहते हैं ना, ठीक है, उस टाइम की है, ठीक है, आदिम समय से, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है ना ये जो लोग होते हैं, ठीक है, जो ये काम करते हैं, वो जो उनको ना हर्डर्स कहा जाता है। और वो हर्डर्स डिपेंड होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के ऊपर, क्योंकि ये एक एनिमल के ग्रुप के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ठीक है, सिर्फ किसके लिए, अपने लिवलीहुड के लिए, ठीक है। दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और ये डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स पे, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लोथ्स के लिए, टूल्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। और ये इनके पास ना सिर्फ एक तरीके के एनिमल नहीं होते, वैरायटी ऑफ एनिमल्स होता है, ठीक है, जैसे कि गाय, बैल, भेड़, बकरी सब इनके साथ होती है, ठीक है। और ये उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और ये एक अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, अनप्लैन्ड तरीका है, ठीक है। और साथ ही में ना अलग अलग एरिया में ना, जैसे कि तिब्बत में ये प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। अगर आपके एग्जांपल पूछा जाए ना तो तिब्बत में प्रैक्टिस होता है, और तिब्बत में याक जो होता है ना वो बहुत ही फेमस है इसके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। उसके बाद फिर जैसे कि मैंने कहा था कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल नोमैडिक हर्डर्स जिन्हें कहते हैं, और दूसरा होता है कमर्शियल लिव स्टॉक रेयरिंग, ठीक है। तो जो भी हमने उसमें पढ़ा ना उसका अपोजिट, ठीक है, वाइस वर्सा ये हो जाएगा, ठीक है। तो डिफाइन द टर्म कमर्शियल लिव स्टॉक रेयरिंग, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक बताने, डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल लिव स्टॉक रेयरिंग प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड, ठीक है, इनके सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बताने। तो डिफरेंट, और ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंशिएट वाले जितने भी क्वेश्चन है ना आपके पूरे सिलेबस में, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पूरे सिलेबस में डिफरेंशिएट वाले जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे वो 3 मार्क्स के हो चाहे वो 5 मार्क्स के, ठीक है, तो उनको ना बिल्कुल भी स्किप करने की मत सोचना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशिएट के क्वेश्चन, और बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, सिंपल। तो एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग्स एंड कमर्शियल लिवस्टॉक रेयरिंग, ठीक है। तो नोमैडिक हर्डिंग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कमर्शियल लिवस्टॉक रेयरिंग, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है ना इसमें,
कमर्शियल वाले में, वो है कि ये ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। ये बिल्कुल उसमें ना कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं होता, नोमैडिक वाले में वो सब अनप्लैंड होता है, ठीक है। और इस ये जो है ना, इसमें हर एक स्टेप को ना प्लान किया जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है ना सिर्फ एक तरीके के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही तरीके के एनिमल होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे तरीके के एनिमल होते हैं, बट इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक, ठीक है, एनिमल, एक टाइप का एनिमल वो किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी ना ये किस चीज़ पे, इसमें भी ये एनिमल्स पे डिपेंडेंट होता है, किस चीज़ के लिए, मीट के लिए, वुल के लिए, शेड, ठीक है, मीट और वुल के लिए, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ किए जाते हैं, ठीक है, डन ऑन परमानेंट रेंचेस, ठीक है। अगर आपने वो वाला याद हो आपको, ठीक है, तो नोमैडिक हर्डर वो होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, ठीक है। उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता, बट इनका क्या होता है, इनका एक परमानेंट ठिकाना होता है। रेंचेस का मतलब होता है फार्म, ठीक है। तो ये एक इन्होंने बड़े बड़े फार्म ले रखे होते हैं और वहाँ पे ये पूरी एक्टिविटी चल रही होती है बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से, ठीक है। ये कमर्शियल होता है, ठीक है, और ये कैपिटल इंटेंसिव होता है, ठीक है। मतलब ये इसमें ना ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है, पैसा बहुत चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको साइंटिफिकली वो किया जाता है, ठीक है, साइंटिफिक मेथड से बनाया जाता है, पैक किया जाता है और उसको मार्केट्स में भेज के बेचा जाता है, ठीक है। उसके बाद रेंचेस का मतलब फार्म होता है, ये याद रखना। और इसमें शीप जैसे हो गया, गोट हो गए, ऐसे एनिमल्स को वो किया जाता है। तो मैंने बता दिया, ठीक है, डिफरेंशिएट भी कर दिया नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लिवस्टॉक हर्डिंग के बारे में। और अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो ये बता देना। और अगर आपको इससे भी अच्छे तरीके से अगर इस चैप्टर को समझना है तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा कि बता रखा है, आप वो जाके देख सकते हो। नहीं तो आप हमारे नोट्स देख सकते हो, वो बिल्कुल सिंपल, ईजी और अच्छे हैं, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। रिव्यू एनी 5 मेजर्स अडॉप्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। ऐसे कोई 5 मेजर बताओ जिसे अडॉप्ट कर रखा हो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी? इंडियन एग्रीकल्चर की, ठीक है, ठीक है। तो आंसर है हमारा पहला इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। ये बिल्कुल ही जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है, आपको चैप्टर आता हो या ना आता हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। तो पहला है इरिगेशन सिस्टम, दूसरा है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद है लैंड रिफॉर्म्स, उसके बाद कमर्शलाइजेशन, उसके बाद एजुकेशनल रिफॉर्म। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। एजुकेशनल रिफॉर्म्स मतलब, ठीक है, कि ऐसे कुछ रिफॉर्म्स किए जाए, ठीक है, जिससे ना हमें एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ने को मिले, ठीक है। हमें ना अभी तक एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता, बट ऐसे कुछ रिफॉर्म्स किए जाए, ठीक है, ऐसी कुछ डिग्रीज लाई जाए अच्छे से अच्छी, ठीक है। और बड़े जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, चाहे वो DU हो, चाहे वो BHU हो, ठीक है, हर जगह ऐसे कोर्सेज हों जहाँ से लोग इन एग्रीकल्चर के बारे में ना पढ़ सकें, ठीक है। ऐसे रिफॉर्म्स किए जाएं जिससे ना बच्चों को ना स्टार्टिंग से ही, ठीक है, इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद HYV सीड्स, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो होते हैं, ठीक है, इनका भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए, इनमें से कोई से भी 5 पॉइंट्स आपको लिखने और आपके 5 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। What is subsistence agriculture? Mention any 4 characteristics of primitive subsistence agriculture, ठीक है। तो subsistence agriculture वो एग्रीकल्चर होता है जिसमें एक परिवार, ठीक है, खेती करता है, किसके लिए? सिर्फ अपनी लिवलीहुड के लिए, ठीक है, पूरे परिवार के लिवलीहुड के लिए, ठीक है। उसे ये नहीं मतलब होता कि अगर कुछ बचेगा, मैं मतलब वो इस मोटिव से खेती नहीं कर रहा होता कि मैं इसका जो प्रोडक्शन होगा वो बेचूंगा। उसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, वो होता है पेट पालना, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इन विच फार्मर्स एंड हिज फैमिली कंज्यूम ऑल, ठीक है, हर चीज़ को ना जो भी उनका प्रोडक्शन होता है, सिर्फ उनका प्रोडक्शन एक तरीके से होता ही इतना है जो कि वो खुद कंज्यूम कर ले और अपना टाइम पास कर ले, ठीक है। उसके बाद सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर 2 टाइप्स को होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और दूसरा होता है इंटेंसिव, ठीक है। तो प्रिमिटिव क्या होता है? ये जो है ना, ये कौन प्रैक्टिस करता है प्रिमिटिव वालों को? ये होते हैं ट्राइब्स, ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं वो इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको ना स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। इस स्लैश एंड बर्न का मतलब आप समझ रहे हो कि किसी भी एक जंगल वाले एरिया में जाते हैं, उसको काटा जाता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती की जाती है कुछ साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल,
और जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है ज़मीन की, तो उस ज़मीन को आग लगा के फिर से आगे वो चले जाते हैं और कई नई ज़मीन चुनते हैं और फिर से यही साइकिल होता है वहाँ पे, ठीक है। और वो ज़मीन को आग इसलिए लगा देते हैं कि जिससे ना जब वो जाएं तो उस आग लगने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी कम हो गई है ना उस लैंड की, वो प्रोडक्टिविटी फिर से वो रिटेन कर पाए, ठीक है, सिर्फ इस वजह से, ठीक है। और इनके पास कोई इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती। ये जो है ना इरिगेशन के लिए डायरेक्टली वो नेचर पे वो होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट, कि बारिश होएगी तो होगा, ठीक है, ऐसी भी कोई वो नहीं होती, ठीक है। उसका दिन ये प्रिमिटिव टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद और इनको जैसे कि मैंने कहा कि एक जगह जब ये खेती कर लेते हैं 3 से 5 साल तक ये एक जगह खेती करते हैं, उसके बाद वो उस ज़मीन को छोड़ के वहाँ पे आग लगा के दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। और ये ज़्यादा बड़े ज़मीनों पे नहीं की जाती, छोटी छोटी ज़मीनों पे की जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं इंटेंसिव पे, ठीक है। तो इंटेंसिव का जो पहला पॉइंट है ना वो है कि ये जो है ना बड़े ज़मीनों पे की जाती है, ठीक है, बिगर लैंड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन प्रिमिटिव और इंटेंसिव को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इंटेंसिव में क्या होगा कि बिगर लैंड होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है ना HYB सीड्स जो होती हैं वो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर चीज़ का यूज़ होता है जिससे जो है ना ऑब्टेन करें वो हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जिससे उन्हें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिले, ठीक है। उसका यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती है, ट्यूबवेल्स होते हैं, कैनल्स होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो मेन पर्पस होता है ना वो होता है कमर्शियल, ठीक है, मतलब पैसा कमाना आप कह सकते हो, ठीक है। इनका जो मेन पर्पस होता है इंटेंसिव का वो होता है पैसा, और प्रिमिटिव का होता है कि अपना पेट पल जाए बहुत है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बता दिया और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब भी बता दिया। अब आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। तो मैं सिर्फ मतलब बता देता हूँ दोनों का और उसके बारे में 5-5 पॉइंट्स लिखने देख सकते हो, नहीं तो फिर मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग टेक्स प्लेस व्हेन फार्मर्स पूल देयर रिसोर्सेज वॉलंटियरली फॉर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग, ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग कब होती है? जब फार्मर, ठीक है, फार्मर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जब कुछ जैसे कि कुछ फार्मर्स है, ठीक है, वो अपनी ज़मीन को ना एक साथ मिलाते हैं, ठीक है, वॉलंटरीली, ठीक है, अपनी इच्छा से, ठीक है, किसी के दबाव से नहीं, ठीक है, अपनी इच्छा से मिलाते हैं। और किसके लिए? सिर्फ प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि जब ज़मीनें मिल जाएंगी ना तो जो प्रोडक्शन है ना हेक्टेयर पे, पर हेक्टेयर की जो प्रोडक्शन है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा? पैसा ज़्यादा आएगा, और ये होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। बट अगर हम कलेक्टिव की बात करें, ठीक है, तो कलेक्टिव when there is collective labor and there is social ownership, ठीक है, जहाँ पे लेबर तो कलेक्टिव हो बट ओनरशिप किसकी हो? वो सोशल हो, ठीक है, उनके पास उसकी ओनरशिप नहीं होगी, ठीक है, सोशल ओनरशिप है उस ज़मीन की। तो ये दोनों के बारे में मैंने बता दिया, और इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, आप लिख सकते हो। डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड, ठीक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक बताने प्लांटेशन एग्रीकल्चर के, ठीक है। और नेम एनी 6 क्रॉप्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऑफ द वर्ल्ड। डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है, 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक बताने प्लांटेशन एग्रीकल्चर के। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है हमारे एग्जाम में। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है नीड्स लार्जर एस्टेट्स, ठीक है, कि मतलब इसके लिए ना ज़मीन छोटी नहीं चाहिए होती है, ठीक है, प्लांटेशन के लिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन बड़ी बड़ी चाहिए होती है, ठीक है, खूब बड़ी। उसके बाद लार्जर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मतलब ह्यूज कैपिटल, ठीक है, पैसा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब ये नहीं कि ज़मीन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब बहुत ही 100 एकड़ों तक है, ठीक है, 100, 200, 300, 400 एकड़ों में ये की जाती है, ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन ज़्यादा तो कई तरीक़ों के, ठीक है, क्रॉप्स वहाँ पे वो किए जाएंगे, ग्रो किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ एक ही तरीके का क्रॉप पूरे के पूरे उसमें वो कर दिया जाता है, ठीक है, एक ही सिंगल क्रॉप को प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड होता है, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जिसमें आप कह सकते हो फर्टिलाइजर्स, HYB सीड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी, हर चीज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद चीप लेबर, ठीक है, क्योंकि ज़मीन बहुत बड़ी होती है, ठीक है, तो लेबर चाहिए और वो भी चीप, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इतने सारे बता दिए, आपको सिर्फ 4 या 5 लिखने हैं, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें थोड़े से कुछ सब पार्ट्स अलग हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, वो मैं बता चुका हूँ। व्हाट आर इट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी मैं बता चुका हूँ। उसका नेम द एरियाज एंड क्रॉप्स ग्रोन, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में ये भी बोला था कि 6 क्रॉप्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो 6 क्रॉप्स हैं, टी, रबर, कॉफ़ी, कॉटन, शुगर केन एंड बनाना, ठीक है। ये 6 के 6 क्रॉप्स हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि वो कुछ क्रॉप्स के नाम बताओ और कौन से एरिया में वो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ना जो मेनली है वो है ब्राज़ील, ठीक है, जो कि कॉफ़ी उगाई जाती है वहाँ पे, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। और वहाँ कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील फेमस है, ठीक है। मलेशिया में रबड़, ठीक है। उसके बाद इंडिया में आपका टी एंड कॉफ़ी एंड शुगर केन, ठीक है। तीनों की तीनों चीज़ें फेमस हैं। उसके बाद 1 नंबर का इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो है ना प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इसको जो है ना यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो आप आराम से ही लिख सकते हो और आपके 1 मार्क्स वो भी तैयार हो जाएंगे और 5 मार्क्स ये भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और ये भी मैं बता चुका हूँ। डिफाइन द टर्म मिक्स फार्मिंग, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो मिक्स फार्मिंग का मतलब क्या होता है? मिक्स फार्मिंग का मतलब वो होता है जब कोई आदमी, ठीक है, खेती भी करता है और जानवरों को भी रखता है, ठीक है। तो इन विच फार्मर कल्टिवेट क्रॉप्स एंड ऑल्सो रेयर एनिमल्स ऑन फार्म, ठीक है। उस पर जानवर भी होते हैं, ठीक है, जो मिल्क वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, दुधारू पशु जो दूध देते हैं, ठीक है। और साथ में ही वो क्रॉप्स को भी कल्टीवेट करता है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस कहाँ पे की जाती है? ये प्रैक्टिस की जाती है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और इसमें जो क्रॉप्स होती है ना, वो एक तो मेन क्रॉप जो होती है ना इसमें, वो होती है फॉडर, ठीक है। फॉडर का मतलब होता है कि चारा वाली वो जो फसल होती है ना, जो चारे की, ठीक है, उसी को कहा जाता है फॉडर। तो ये जानवर को रखते हैं तो उसी के लिए ना चारा उगाते हैं और उसको खिलाते हैं, और उसके बाद जो है ना पैसा, जो उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उस जानवर के, ठीक है, उनको बेच के वो पैसे कमाते हैं, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। और मिक्स फार्मिंग का मतलब ये होता है। अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड, ठीक है। डेयरी फार्मिंग के बारे में हमें 5 कैरेक्टरिस्टिक बताना है, ठीक है। तो डेयरी फार्मिंग में रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल जो है ना बहुत अच्छी खासी मात्रा में चाहिए होता है। ये बहुत ही एक एडवांस और एफिशिएंट मेथड है, ठीक है। उसके बाद इनका जो मेन फोकस होता है, ठीक है, इनको फोकस हेल्थ पे भी करना पड़ता है, ठीक है, हेल्थ उनकी सही हो, ठीक है, जानवरों की, ठीक है। उसके बाद वो कैटल ब्रीडिंग, ठीक है। उसके बाद वेटनरी सर्विसेज उनकी जो है वो अच्छी हो, ठीक है। उसका लेबर रिक्वायरमेंट इज़ हाई, ठीक है। लेबर रिक्वायरमेंट से मतलब आप ये मत समझना कि वहाँ पे ज़्यादा लोग चाहिए होते काम करने के लिए, ठीक है। काम करने के लिए तो वही 1 से 2 लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। बट मेहनत जो होती है ना वो बहुत होती है, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। डेयरी फार्मिंग का मतलब आपको पता ही होगा कि जिसमें हम पशुओं को पालते हैं, ठीक है। और ये एक कंप्लीट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब अगर हम इस काम को कर रहे हैं ना तो हमें पैसे के लिए कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी से अच्छा खासा एक एक्स अमाउंट कमा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इट प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड लाइक मिल्क, घी, बटर, चीज़, ठीक है। तो ये मैंने फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिया और डेयरी फार्मिंग का मतलब बता दिया। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेयरी फार्मिंग, ठीक है। डेयरी फार्मिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? वाई इज़ इट मेनली प्रैक्टिस्ड नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो ना ये जो डेयरी फार्मिंग है ये प्रैक्टिस यहीं क्यों की जाती है, अर्बन सेंटर्स और इंडस्ट्रियल सेंटर के आसपास। तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि इनके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, एनिमल्स के, उनकी एक्सपायरी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि अगर आप देखो कि दूध, ठीक है, दूध की कितने दिन की होती है मैक्सिमम, उसको जब सब कुछ उसका प्रोसेस हो जाता है तो 1 हफ्ते की होती है, ठीक है।
तो अगर वो पास में होंगे ना इंडस्ट्रीज़ के, इंडस्ट्रियल सेंटर्स के, ठीक है, अर्बन सेंटर्स के पास, ठीक है, तो वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, ठीक है, वहाँ पे लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो जो भी उनका प्रोडक्शन होता है ना वो साथ के साथ ही बिक जाता है, ठीक है, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और बिल्कुल भी लॉस भी नहीं होता, ठीक है। इसलिए ना वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स के आसपास में ये काम करते हैं। What is the meaning of market gardening and horticulture? Describe any 4 characteristics of this type of agriculture of the world। ठीक है, अब मार्केट गार्डनिंग की बात कर रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है हाई वैल्यू क्रॉप्स का, ठीक है, जिसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे होते हैं, ये फार्म्स में होता है, ठीक है, स्मॉल साइज़ के फार्म्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे किए जाते हैं। उसके बाद ये भी अर्बन सेंटर्स के पास में किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फल जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। साथ ही में अगर आप सब्जी देखोगे भी तो उनका भी वही होता है कि 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 4 दिन, ठीक है, और फ्लावर्स तो आपको पता ही है कि 1 दिन के बाद ही वो हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये अर्बन सेंटर्स के पास में होते हैं और ये वहीं पे किए जाते हैं, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है ना वहीं पे ये मार्केट गार्डनिंग की जाती है, ठीक है, जिससे जितना भी प्रोडक्शन होगा ना वो लोकल मार्केट में ही ख़त्म हो जाए, ठीक है, इसलिए। और इसको ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग इसलिए क्योंकि जैसी प्रोडक्शन होता है तो थ्रू ट्रक के थ्रू वो सीधे मार्केट पे पहुंच जाता है, सीधे वो मंडियों में पहुंच जाता है और वो सारा सामान हाथ के हाथ बिक के वापस आ जाता है पैसे आके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। और इसमें ना लेबर भी और कैपिटल दोनों इंटेंसिव उसमें चाहिए होता है, ठीक है, मतलब ह्यूज लेबर और ह्यूज कैपिटल। साथ ही में ना इसमें फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, इन सब का यूज़ होता है, ठीक है, जिससे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो और पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाए जा सके। अब मैप है, ठीक है, 2 मैप है हमारे पास। पहला है, ठीक है, आइडेंटिफाई द जियोग्राफिकल फीचर शोन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन है एन एरिया ऑफ डेयरी फार्मिंग, ठीक है, एक ऐसा एरिया बताओ जहाँ पे डेयरी फार्मिंग होती है, तो वो है नॉर्थ ईस्ट अमेरिका। ए आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका। एन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस होती है, ठीक है, तो बी है साउथ ईस्ट अफ्रीका। बी आप देख सकते हो अच्छे से। उसके बाद है सी एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ऐसा एरिया जहाँ पे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस होती है। सी देख लो वेल्ड्स, ठीक है। अब लास्ट एन एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, ठीक है, तो डी क्या है, डी है ब्राज़ील, ठीक है, डी आप देख लो अमेज़न बेसिन, ठीक है, ब्राज़ील। तो हमारा ABCD मैंने आपको बता दिया है, आप देख लो। मैप से आप बचने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि 10 मार्क्स के मैप होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में, और सब सब्जेक्ट में तो फिर भी 5 मार्क्स के होते हैं, तो आप हो सकता है कि मैनेज कर लो, बट 10 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, ठीक है, एंड मेजर एरिया ऑफ कमर्शियल लिवस्टॉक रेयरिंग, ठीक है, एक ऐसे एरिया का नाम बताओ जहाँ पे कमर्शियल लिवस्टॉक रेयरिंग की जाती है, ठीक है, तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आपको पता होगा कहाँ पे, ए देख लो। मैप तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा सब वो कॉन्टिनेंट कहाँ पे। एन इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑफ कमर्शियल लिवस्टॉक रेयरिंग, ठीक है, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल लिवस्टॉक रेयरिंग होती है, ठीक है, तो बी है अर्जेंटीना, ठीक है, बी देख लो। उसके बाद एरिया ऑफ एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, ठीक है, सी। अभी हमने देखा था एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग कहाँ पे होती है, वेल्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट है एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ठीक है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की बात हो रही है, डी। तो डी देख लो आपका पैन पास, ठीक है। तो यहीं पे ना हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Make sure you like and subscribe the channel. Thanks for watching the video.